सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत अच्छी है। कहानी का नाम है दिल का रिश्ता। चांदनी, अरे अरे चांदनी, चिल्लाते हुए सरगम ऊपर छत पर चांदनी को ढूंढते हुए आई। चांदनी जी अपनी बागवानी में व्यस्त थी। पीछे मुड़कर सरगम को देखते हुए, अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तू इतना गला फाड़ रही है? अरे कॉलेज नहीं जाना है क्या? कब तैयार होगी? माँ ने भेजा है मुझे कि देख कहीं तेरी प्यारी बहन ऊपर से उड़ तो नहीं गई। चांदनी अपनी छोटी बहन को घूरते हुए कहा, उड़े मेरे दुश्मन, मैं तो बन ठन के डोली में सवार होकर जाऊंगी और घोड़ी पर मेरा राजकुमार मुझे लेने आएगा। चांदनी ये बात कहते हुए इतनी खो गई कि वो शादी के उस पल को जीने लगी। सरगम समझ गई थी कि उसकी बहन को चुटकी बजाते हुए, ओ मैडम धरती पर आ जाओ। चांदनी हड़बड़ाते हुए कहा, जब भी मैं शादी का सपना देखती हूँ तू आकर टांग अड़ा देती है। अभी सपना देखने का समय नहीं है। अपनी कलाई आगे करते हुए देखो दीदी, क्या टाइम हो रहा है? चांदनी आंखें फाड़ते हुए, आपको करवा दी ना देर, तो हमेशा मुझे लेट करवाती है। चांदनी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। सरगम ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर। आप हमेशा देर करती हो, अपनी गलती मुझ पर थोपती हो। चांदनी हंसते हुए, आखिर तू मेरी छोटी बहन है, इतना परेशान करना तो बनता है। दोनों बहनें हंसने लगीं। इतने में आवाज़ आती है, सरू चांद कहाँ रह गई? कॉलेज का समय हो रहा है बेटा, नाश्ता भी रेडी है। जी माँ आए, सरगम ने आवाज़ लगाकर कहा। शारदा ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, इन दोनों का ये रोज का काम है। कहते हुए शारदा अपने काम निपटाने में लग गई। चांदनी जल्दी जल्दी रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई। सरगम भी नाश्ता करने लगी। जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करके माँ हम जा रहे हैं कॉलेज। शारदा ने किचन से बाहर निकलते हुए, हाँ देख कर जाना और समय से घर आ जाना। ओहो माँ, हम छोटी बच्चियाँ नहीं हैं, चांदनी ने चिढ़ते हुए कहा तो सरगम ने चांदनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो माँ है दी, उन्हें हमारी परवाह है। चल अब तू भी भाषण देना मत शुरू कर, चल अब, चांदनी ने चिढ़ते हुए कहा और अपनी बैग लेकर बाहर आ गई। सरगम भी बाय माँ कहते हुए निकल गई। शारदा वहीं बैठकर सोचने लगी, हे भगवान, दोनों बहनों को मैंने ही जन्म दिया है, लेकिन सरगम और चांदनी में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ चांदनी बिल्कुल खुले विचारों वाली, उसके लिए किसी की भावना मायने नहीं रखती थी सिवाय खुद के, वहीं सरगम बहुत समझदार और परिवार के सम्मान का ख्याल रखती थी। उसके लिए खुद से पहले दूसरों की भावना मायने रखती थी। और खूबसूरत दोनों बहुत थीं। तीखे नए नक्श बस चांदनी जहाँ गोरी, वहीं सरगम थोड़ी सांवली थी। सरगम अपने गुण से चमकती थी और चांदनी अपने रंग से। कॉलेज पहुँचते ही चांदनी की टक्कर सामने से आ रहे करण से हो गई। आजा आजा चांदनी, धड़ाम से गिर गई। करण ने चांदनी को फौरन हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी?
चांदनी अपने कपड़े झटकते हुए कहा, देखकर नहीं चल सकते हो? चांदनी ने अभी तक सिर्फ अपने पर ध्यान दिया था। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया, वो करण की भूरी आंखों में खो गई। सरगम ने इस तरह देख अपना सर पीट लिया। उसने चांदनी को हिलाते हुए कहा, दी कहाँ खो गई आप? लेक्चर शुरू हो गया होगा, चलिए। ओह हाँ चलो। करण की मदहोश नज़रें चांदनी के पीछे पीछे चल रही थीं। वो भी चांदनी के खूबसूरत आंखों में खो गया था। दोनों बहनें क्लास में आकर बैठ गईं, जहाँ सरगम अपनी बैग से बुक निकालने में बिजी थी। वहीं चांदनी करण की आंखों में कैद थी। करण भी क्लास के बाहर खड़ा। मी आई कमिंग मैम? करण की आवाज़ से रीमा मैम ने नज़र दरवाजे की तरफ दौड़ाई। यस मैम, मैं करण सिंघानिया, मेरा न्यू एडमिशन हुआ है। ओह आओ, अंदर आओ। मुझे बताया था सिंघानिया सर ने। करण जैसे ही अंदर आया, उसकी नज़र चांदनी से फिर टकरा गई। तिरछी मुस्कान लिए वो चांदनी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। चांदनी बहुत खुश हो गई। अब उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो तो सोच रही थी कब छुट्टी हो और कब उसे करण से दोस्ती करने का मौका मिले। करण कद काठी में एक पहलवान की तरह था। बेहद गोरा रंग और उस पर भूरी आंखें उसे बेहद हैंडसम बनाती थीं। कॉलेज की कई लड़कियां उस पर पहली नज़र में ही मर मिटी थीं। क्लास ख़त्म हुई तो सरगम ने बैग पैक करते हुए कहा, चलो दी, हम कैंटीन से कुछ खाकर आते हैं, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। चांदनी सरगम को घूरते हुए, बस तुझे इसके सिवाय और भी कुछ आता है? तू जा, मेरा मन नहीं है। करण कब भी अपनी सीट पर बैठा सब सुन रहा था। कुछ लड़के उसे अपना दोस्त बना रहे थे, अपना इंट्रो दे रहे थे। सरगम अपने कंधे उचकाते हुए चली जाती है। मौका देखकर चांदनी करण के पास आती है, हाथ आगे बढ़ाकर, हाय आई एम चांदनी सिंह। करण अपना हाथ उठाकर सर पर फेरते हुए कहता है, हाय चांदनी। आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, आप में तो काफ़ी इंट्यूट भरा है। यह लड़कियां आपसे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा रही हैं और आप हो कि? करण अपने पास बैठे लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मिस चांदनी, मैंने आपको कब इनवाइट किया दोस्ती के लिए? मेरी मर्जी में हाथ मिलाऊं या नहीं? चांदनी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कॉलेज के सभी लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन आज ये पहला लड़का है जिसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कमरे से बाहर अपने पैर पटकते हुए चली जाती है। करण के दोस्त करण की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, यार कमाल कर दिया तूने। हम उस लड़के के आगे पीछे घूमते हैं, पर तूने तो उसको एक झटके में आसमान से जमीन पर ला दिया। करण अपने अमीर बाप की इकलौती औलाद था। इस वजह से वो काफ़ी बिगड़ा हुआ था। वो तो कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने आया था। उसे लड़कियों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता था। वो अपनी दौलत के दम पर पहले भी कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था और अब उसका टारगेट चांदनी थी। करण को पता था कि वो चांदनी को अपना दीवाना कैसे बनाना है। चांदनी के कमरे से जाने के बाद करण के चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने पास बैठे हुए तुषार के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब देखो तुम कैसे ये चांदनी मेरे आगे पीछे भौरों की तरह मंडराएगी और मैं इसे जो चाहे कराऊंगा। और ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसता है।
अरे यार, बहती गंगा में हमें भी हाथ धोने का मौका देना। तुषार ने बड़ी लालचाई नज़रों से करण को देखते हुए बोला। क्या भला की खूबसूरत है, लेकिन साली हाथ तक नहीं लगाने देती। तुषार ने ऐसे लार टपकाते हुए कहा जैसे वो किसी खाने की चीज़ के बारे में बोल रहा हो। लेकिन यार करण, एक बात समझ नहीं आई। करण ने तुषार की तरफ सांवलिया नज़र से पूछा, क्या बात? यही कि जब वो तुझसे दोस्ती करने आगे से आई थी तो तूने मना क्यों कर दिया? तू तो हाँ बोल सकता था। तुषार ने करण की तरफ सांवलिया नज़र दौड़ाई। यही तो मज़ा है उसे तड़पाने का। मैं जितना उसे इग्नोर करूँगा वो उतना ही मेरे करीब आने के लिए छटपटाएगी, और फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा उससे करवा सकते हैं। करण ने अपने सातिर दिमाग की खिचड़ी तुषार के सामने रख दी। तुषार ने करण की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना सातिर है। करण ने अपनी कॉलर हिलाते हुए कहा, आई एम ए ग्रेट बॉय। चल अब जरा कैंटीन चला जाए। बेचारी के हलक से एक निवाला भी नहीं उतरेगा जब तक वह मुझसे दोस्ती ना कर ले। दोनों हाय फाय करते हुए कैंटीन की तरफ चल दिए। कैंटीन में देखा सरगम अपने पेट भरने को लगी है। वही चांदनी को आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। करण ने तुषार की तरफ देख अपने जेब से गोल्स निकालकर अपनी आंखों पर लगाए। चांदनी की तरफ ही आ गया। चांदनी ने जैसे ही करण को देखा उसे बहुत गुस्सा आया। उसे करण का उसके लिए जो व्यवहार था वो याद आया और उसने अपना चेहरा घुमाकर दूसरी ओर कर लिया। करण चांदनी के पास वाली टेबल पर बैठ गया। तुषार ने धीरे से करण के कान के पास आकर फुसफुसा कर बोला, भाई मुझे लगता है ये अब तुझे भाव नहीं देगी। करण ने पहले चांदनी के तरफ देखा, फिर तुषार की तरफ देखकर बोला, देख अब मैं इसे कैसे बेचैन करता हूँ। करण खड़े होकर चांदनी के करीब आ गया। हाय, आई एम करण। करण ने सरगम के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। सरगम ने अपना चेहरा ऊपर कर करण के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, आपने अभी अपना इंट्रो दिया था क्लास में। इसी बीच चांदनी के चेहरे की रंगत पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर सरगम को दोस्त बनाना चाहता है। चांदनी जल भुनकर राख हो गई। उसे आज तक सरगम से कभी जलन नहीं हुई। आज पहली बार सरगम से जेलेस फील हो रहा था। करण को सरगम से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। करण ने चांदनी के चेहरे पर एक नज़र डाली। वो अपने चेहरे को टेबल पर गड़ाए बैठी थी। करण ने पास से एक चेयर खींचकर बैठते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन आप मुझे क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लगी और मैं ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाने में अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। करण बात तो सरगम से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान चांदनी के चेहरे पर था। चांदनी के चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। वो खड़ी होकर सरगम से बोली, चलो सरगम, क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ दी चलो, सरगम ने खड़े होते हुए कहा। करण ने अपना हाथ सरगम के आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे सरगम, आप मुझसे दोस्ती तो करती जाओ। सरगम ने चांदनी की ओर देखा, क्योंकि सरगम अपनी दी के मर्जी के बिना कुछ नहीं करती थी। चांदनी ने अपनी आँखों से
नहीं का इशारा करते हुए सरगम का हाथ पकड़कर कहा, चल सरगम, हमें अकड़ और घमंडी लोगों के मुंह नहीं लगना है और ना ही दोस्त बनाना है। सरगम ने भी हामी भरते हुए चांदनी के पीछे पीछे चल दी। करण उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तुषार ने दोनों बहनों के जाने के बाद करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार पासा तो उल्टा पड़ गया। अब तुषार ने निराशा भरी आंखों से करण की तरफ देखा, मानो कोई फेवरेट मिठाई जो पास रखी हो और उसे खा ना पाए, ऐसी हालत तुषार की थी। करण ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, वो तो मैं उसे अपना बना के रहूँगा। उसकी चढ़ती जवानी मुझे बेकाबू करती है। एक बार मिल जाए फिर देखना कैसे महीनों तक मजा लूँगा। तुषार ने भी अपनी जवान ओठों पर फेरते हुए कहा, अपने इन दोस्त को मत भूलना। अरे तू फिक्र मत कर, हम मिल बांट कर खाएंगे। कहते हुए करण जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। कॉलेज की छुट्टी होते ही सरगम और चांदनी गेट पर आकर ऑटो देखने लगी। करण ने उन दोनों को खड़े देख जल्दी से अपनी कार पार्किंग से बाहर लाकर उनके सामने खड़ी कर दी। अरे सरगम, आप किसका वेट कर रही हैं? सरगम ने कहा, हाँ हमारा ऑटो आने वाला है, आज हम अपनी स्कूटी नहीं लाए हैं। कोई बात नहीं, आओ मैं छोड़ दूंगा। करण के सातिर सोच यही थी ताकि वो चांदनी के घर का पता लगा सके। सरगम ने चांदनी की ओर देखा। चांदनी ने अपना सर ना मैं हिला दिया। वैसे चांदनी कार देखकर ही मर रही थी कार में बैठने के लिए। वो अंदर से प्रेरित कर रही थी कि काश थोड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट करे ताकि वो कार में बैठ सके। तभी ये इतना घमंडी और अकड़ है। बाप की दौलत है तो इतराता तो बनता है। चांदनी मन में सोच रही थी कि सरगम ने चांदनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दी कहाँ खो जाती हो बार बार? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। हाँ वो, करण ने इतने में फिर कहा, चलिए मैं छोड़ दूँगा। चांदनी ने सरगम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो ऑटो आ गया है। करण तो अब भी एक टक सरगम को घूर रहा था। उसने तो इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई लड़की उसे इस तरह से बेइज्जत कर सकती है। तुषार जो करण के पास वाली सीट पर बैठा था, उसने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल यार, ये तो तीखी मिर्ची निकली, पूरे मुंह को जला दिया। चल हम और कुछ सोचेंगे। करण ने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर दे मारा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कोई लड़की इस तरह से इंसल्ट कर सकती है। अब तो करण की ये जिद है, अब उसे सरगम ही चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। उधर अपने घर पहुंचते ही सरगम ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ, इस तरह से अपसेट क्यों लग रही हो? माँ ने सरगम को यूँ सोफा पर आंखें बंद कर लेटे हुए देख पूछा। चांदनी जो पास ही में बैठी थी, वो उठते हुए बोली, पता नहीं, आपकी लाडली से ही पूछो जो झांसी की रानी बनी फिरती है। कहते हुए चांदनी अपने कमरे में चली गई। शारदा ने चांदनी की ओर देख सरगम के पास बैठते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? सरगम ने अपनी आंखें खोल माँ के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, माँ वो कॉलेज में करण नाम का एक लड़का आया है और सरगम ने उसके साथ जो भी घटना हुई वो सब माँ को कह सुनाई।
माँ ने पूरी बात सुनने के बाद सरगम की बहादुरी की तारीफ की। मेरी बेटी तो बड़ी निडर हो गई। चांदनी ने कुछ नहीं कहा। सरगम ने ना मैं सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं माँ दी को क्या हो गया, वो तो तब से चुप ही है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। चल अब ज़्यादा सोच मत, जा अपने हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चांदनी को भी बोल दे बाहर हाल में आने को। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, कमरे की तरफ चली गई। उधर करण घर पहुंचकर अपने कमरे में सामान को तोड़ फोड़ देता है। पोर्ट को जोर से आईने पर दे मारता है, जिससे पूरे कमरे में कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। कांच टूटने की आवाज़ इतनी जोर की थी कि करण के सभी नौकर कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। कुछ एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और कुछ डर के मारे पसीना पसीना हो रहे थे, क्योंकि जब करण को गुस्सा आता है तो वो ऐसे ही अपने कमरे को बिखेरता और तोड़ फोड़ करता है, और उसके गुस्से का शिकार बेचारे नौकर भी होते हैं। करण को तोड़ने फोड़ने से भी जब गुस्सा नहीं उतरता तो वो नौकरों पर गुस्सा उतारता है। करण की माँ को करण से कोई खास लगाव नहीं था। वो अपने दौलत के नशे में ये भी भूल चुकी थी कि वो एक माँ भी है। अनीता कहने को तो माँ थी, लेकिन उसमें ममता बिल्कुल नहीं थी। करण को उसके पापा ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। बाकी परवरिश उसके सबसे पुराने नौकर रघु काका ने की थी। अनीता का दिन किटी पार्टी क्लब वगैरह में ख़त्म होता था। वो सिर्फ रात को घर आती थी सोने। उसे अपने पति किशोर सिंघानिया से कोई मतलब नहीं था। करण कमरे में जोर जोर से चीखें मार रहा था। रघु काका ने दरवाजे पर दस्तक दी। अपने कांपते हाथों से करण बेटा दरवाज़ा खोलिए, क्या हुआ बताइए तो सही। करण ने जब रघु काका की आवाज़ सुनी तो बोला, काका आप जाइए, आज एक लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। करण की बात सुनकर काका बोले, बेटा पहले दरवाज़ा तो खोल, मुझे बता तो सही क्या बात है। करण ये सुनकर दरवाज़ा खोल देता है। रघु नौकर इशारे से कमरा साफ करने का बोलता है और करण को लेकर सोफा पर बैठता है। करण से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कौन सी लड़की ने तुमसे टकराने की हिम्मत की है? रघु के ये सब पूछने पर करण कॉलेज की सब बात बताता है और रघु काका की ओर देखता है। रघु की बूढ़ी आंखें सब देख और समझ रही थीं। वो जानता था कि करण की इंसल्ट नहीं हुई है, बल्कि उसका ईगो हर्ट हुआ है। रघु ने करण के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम ऐसी छोटी मोटी बात को दिल पे मत लो। वो तो कितने कि हम लोग तुमसे मिले हैं। कई लोग तुमसे जलेंगे पर तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारी कार देखकर जल गई होंगी। करण को ये सुन सब अब अच्छा लग रहा था कि वो उसकी दौलत से जल रही थी। उसका मन अब हल्का हो चुका था। जाओ अब कमरे की सफाई कर दिया, रघु काका ने करण के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। करण ने हाँ मैं अपना सर हिलाते हुए रघु काका का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, काका आप नहीं होते तो मैं इस घर में बिल्कुल अकेला होता। माँ है जो होते हुए भी नहीं है, और डैड जो अपने काम को ही अपनी फैमिली मानते हैं। करण की आंखों में अपनों की ज़रूरत का एहसास और तड़प दिख रही थी। रघु भी बहुत अच्छे से जानता था कि करण के दर्द को उसके बस में होता तो वो करण की झोली खुशियों से भर देता।
पर वो चाह कर भी नहीं कर सकता था। रघु काका जो 30 साल पहले आए थे इस घर में, तब से वो इस घर में ही रह रहे हैं। उनको हर शख्स के व्यवहार पसंद का पता है। जब भी कोई नया नौकर आता है घर पे तो रघु काका ही उसे सब काम समझाते हैं। करण जा बेटा, अब अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कॉफ़ी बनवाता हूँ। यह कहते हुए करण खड़ा हो अपने कमरे में चला जाता है। रघु काका किचन की ओर कॉफ़ी बनवाने चले गए। किशोर सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठे मीटिंग के डिस्कस कर रहे थे। मोबाइल की घंटी बजी। पास ही में खड़े मैनेजर ने, सर आपका मोबाइल घर से आया है फ़ोन। क्या है सूरज, क्या तुम्हें पता नहीं मैं काम के समय कॉल रिसीव नहीं करता? मैनेजर का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या बात है? किशोर सिंघानिया ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सर वो रघु काका का फ़ोन था। सूरज मैनेजर होने के साथ साथ उस घर का अहम हिस्सा था, क्योंकि किशोर का दायां हाथ था। सूरज जिसे सिंघानिया हाउस के घर की हर बात पता थी। क्या कहा रघु ने? सिंघानिया साहब के चेहरे पर अब परेशानी की लकीरें उभर आई थीं, क्योंकि उनको पता था कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ही रघु कॉल करता है। सर वो करण बाबा ने आज कमरे में सूरज ने पूरा हाल कह सुनाया जो उसको रघु काका ने बयां किया था। सिंघानिया साहब के चेहरे पर परेशानियों लकीरें और गहरा गईं। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। वो तो भला हो रघु काका का जो उसे हैंडल करते हैं, वरना पता नहीं क्या होता। किशोर जी ने अपना सर अपनी चेयर के हिस्से से टेक लिया। काश उसकी माँ को उसकी ये हरकतें दिखाई देती तो शायद वो उसे सही रास्ते पर ले आती। उधर सरगम और चांदनी चाय पीकर अपनी पढ़ाई में जुट गई थी। चांदनी ने हिम्मत करके सरगम से पूछा, वैसे सरगम वो जो लड़का मिला था आज क्या नाम था उसका? हाँ करण। अच्छा बंदा है, तुम्हें दोस्ती कर लेनी चाहिए। सरगम ने जैसे ही चांदनी की ये बात सुनी वो घूर कर चांदनी को देखने लगी। दी आप क्या पागल हो? आप अपना दिमाग पढ़ाई में लगाओ तो शायद कुछ अच्छा होगा। चांदनी मन ही मन पता नहीं ये लड़की शादी भी करेगी या नहीं। लड़कों के नाम से ही चिढ़ जाती है। इसे तो दोस्ती कर लेनी थी, शायद मेरी लाइफ भी क्लियर हो जाती। चांदनी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका ध्यान तो बस करण की भूरी आंखों में ही कैद होकर रह गया था। अगले दिन चांदनी कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से तैयार होती है। डार्क ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक और कानों में लंबे ईयर रिंग, गहरी लिपस्टिक, हाथों में मैचिंग कड़े डाल खुले बाल, बिल्कुल किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उधर सरगम ने लाइट पिंक कलर की पटियाला सूट पहना, हाथों में पिंक कलर की चूड़ी और एक पोनी बनाई थी। छोटी बिंदी, आंखों में काजल, बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। दोनों अपनी अपनी स्कूटी पर चल दी कॉलेज। उधर करण भी अपनी कार से निकल चुका था कॉलेज के लिए। चांदनी की स्कूटी हवा से बातें कर रही थी। उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी कॉलेज पहुंचने की। सरगम ने कई बार आवाज़ लगाकर बोला, दी आप इतना स्पीड में क्यों चला रही हो? लेकिन चांदनी को जैसे तो करण का भूत सवार था। सरगम आराम से चलाते हुए कॉलेज पहुंची। करण की कार भी लगभग उसी समय एंटर हुई। करण ने जैसे ही सरगम को देखा उसे कल की सारी बातें जो सरगम ने कही थी याद आ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया
उसका चेहरा लाल हो गया था। सरगम ने अपनी स्कूटी स्टैंड पर खड़ी कर दी। ये दी भी ना पता नहीं कौन से झंडे गाड़ने थे जो इतनी जल्दी काले जाने की हो रही थी। सरगम अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। उसने करण पर ध्यान ही नहीं दिया जो इतनी देर से सरगम को ही घूरे जा रहा था। सरगम की जैसे ही नज़र करण पर पड़ी, सरगम के चेहरे पर बल पड़ गए। सरगम अपने क्लास की तरफ बढ़ी, तभी करण ने सरगम का रास्ता रोक लिया। सरगम, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम हो कि भाव खा रही हो। आखिर मुझ में क्या कमी है, या फिर मुझ में कोई भूत नजर आता है? सरगम ने करण को घूरते हुए कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं जो मैं तुम्हारी कमियां बताऊं, और दूसरा तुम मेरा रास्ता छोड़ो। सरगम ने कहते हुए करण को धक्का लगाकर सामने से हटा दिया। करण को सरगम के इस कदम की उम्मीद नहीं थी। तुषार ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार करण, तू बेकार इसके पीछे टाइम खराब कर रहे हो। इससे अच्छा होता कि तुम सीधे चांदनी को ही बहलाते। ये तो तीखी लाल मिर्ची है। तुषार ने हंसते हुए कहा। करण को तुषार की बात खल गई। उसने तुषार के हाथ को अपने कंधे से जोर से झटकते हुए कहा, मैं अब इस 2 कौड़ी की लड़की को अपने कदमों में गिराकर ही दम लूँगा। ये करण की इज्जत का सवाल है। अब वो लड़की को पाना मेरा जुनून बन गया है। कैसे भी करके मुझे वो चाहिए। इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, बल्कि उसका जो घमंड है वो अपने कदमों में लाना है। उधर चांदनी कब से कॉलेज कैंटीन में करण का वेट कर रही थी। अपनी सहेलियों के साथ बैठी गप्पे मार रही थी। रिया, नताशा और सिमरन, ये तीनों ही चांदनी की बेस्ट फ्रेंड थी। चांदनी उनसे हर बात शेयर करती थी। चांदनी ने करण वाली बात भी उन तीनों को बता रखी थी। यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर वो डफर करण उस बहनजी टाइप सरगम को दोस्त बनाने पर तुला हुआ है। रिया ने कमेंट किया। चांदनी बड़ी इतरा रही थी अपनी तारीफ सुनकर, लेकिन उसे अपनी बहन की बुराई अपनी ही सहेलियों के मुंह से सुनकर बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी हुई कि सरगम की क्या वैल्यू है। भले ही मम्मा पापा को सरगम बूढ़ी लगती हो, लेकिन लोगों की नज़र में उसकी इमेज बहनजी टाइप है। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।